नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में हम विटनेसेस के बारे में जानकारी लेंगे, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 139 तक बताया गया है। अदालत की कार्यवाही में सच और झूठ का फैसला कैसे होता है, सोचिए जरा। काफी हद तक गवाहों की बातों से, है ना? पर सवाल यह है कि गवाह बन कौन सकता है? क्या एक छोटा बच्चा गवाही दे सकता है या कोई बहुत ही बुजुर्ग इंसान? चलिए आज इसी के बारे में पता करते हैं कि हमारा कानून असल में कहता क्या है। तो सवाल सीधा है, अदालत में गवाही देने के लिए कौन योग्य है? क्या एक बच्चा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से जूझ रहा हो, या कोई 100 साल का बुजुर्ग? जरा सोचिए। इसका जो जवाब है वो शायद आपको चौंका दे। और कानून का जवाब है लगभग हर कोई। जी हां, आपने सही सुना। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही सच है और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम इसी के पीछे का क्यों और कैसे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। ये चौंकाने वाला नियम देखते हैं कि वो कौन सा बुनियादी सिद्धांत है जिस पर यह पूरा का पूरा कानून टिका हुआ है। ये है वो सुनहरा नियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 124 कहती है कि हर व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम है जब तक कि उसे अक्षम साबित ना कर दिया जाए। मतलब कानून का जो नजरिया है वो डिफॉल्ट में हां का है। वो पहले से ही मानकर चलता है कि हर कोई गवाही दे सकता है जब तक कोई ये साबित ना कर दे कि वो नहीं दे सकता। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उम्र, सेहत ये सब मायने नहीं रखता, तो फिर अदालत कैसे तय करती है कि कौन गवाही दे सकता है और कौन नहीं? यहीं पर आता है हमारा दूसरा भाग, गवाही देने की कसौटी। चलिए इस टेस्ट को समझते हैं। देखिए, अदालत इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि किसी की उम्र क्या है, सेहत कैसी है या मानसिक स्थिति क्या है। इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ दो बातों से। पहली, क्या वो इंसान उससे पूछे गए सवालों को समझ पा रहा है, और दूसरी, क्या वो उन सवालों के तर्कसंगत यानी रैशनल जवाब दे पा रहा है। तो सबसे जरूरी बात यही है, बस ये दो चीजें, क्या सवाल समझ आ रहा है और क्या उसका तर्कसंगत जवाब दिया जा सकता है। बस पूरी की पूरी कहानी इसी एक पॉइंट पर आके टिक जाती है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब एक गवाह को रोका जा सकता है। भाई नियम तो काफी बड़ा है, सबको शामिल करता है, लेकिन कुछ खास मामले भी तो होंगे जब किसी को गवाही देने से रोका जा सकता है। और किसी को रोकने के आधार भी ठीक वही हैं जो हमारी कसौटी थी, बस उसका उल्टा। किसी को गवाही देने से सिर्फ और सिर्फ दो ही वजहों से रोका जा सकता है। पहला, अगर वो व्यक्ति पूछे गए सवालों को समझ ही नहीं पा रहा है, या दूसरा, अगर वो उन सवालों के तर्कसंगत जवाब नहीं दे पा रहा है। बस इन दो में से कोई एक भी बात हो तो उसे अक्षम माना जा सकता है। और हां, ये समझने या जवाब देने की जो असमर्थता है वो कई वजहों से हो सकती है, जैसे बहुत कम उम्र होना, बहुत ज्यादा बुढ़ापा या कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी। पर एक बात यहां गांठ बांध लेनी है कि ये सिर्फ संभावित कारण है, ये अपने आप में किसी को अयोग्य नहीं बनाते। असली टेस्ट तो हमेशा वही रहेगा, समझने और तर्कसंगत जवाब देने की क्षमता। चलिए अब आते हैं अपने चौथे भाग पर। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि इसे व्यवहार में कैसे लाया जाता है। मतलब असल जिंदगी के मामलों में अदालतें इस टेस्ट को कैसे लागू करती हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो पहली स्थिति लेते हैं। मान लीजिए एक 7 साल का बच्चा है, उसने कोई अपराध होते हुए देखा है और वो जो कुछ भी हुआ उसे एकदम साफ साफ बता सकता है। तो क्या वो गवाही दे सकता है? बिल्कुल, उसे सक्षम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 7 साल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो सवाल समझ सकता है और जो हुआ उसे बता सकता है। अब एक और स्थिति देखते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी कई धारणाओं को चुनौती देती है। सोचिए, एक व्यक्ति है जिसे कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन जब उससे पूछताछ होती है तो वो एकदम साफ और तर्कसंगत जवाब देता है। इस मामले में क्या होगा? जवाब है, वो व्यक्ति भी गवाही के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सबसे जरूरी बात यहां यही है कि बीमारी का डायग्नोसिस क्या है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या वो तर्क के साथ बात कर सकता है और सवालों को समझ सकता है। अगर हां, तो वो सक्षम है।
और अब ये रही हमारी आखिरी स्थिति। एक 85 साल के बुजुर्ग हैं, वो शायद अपनी उम्र या सेहत की वजह से अदालत में पूछे जा रहे किसी भी सवाल को समझने में असमर्थ हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनसे क्या पूछा जा रहा है। ऐसे में उन्हें गवाही के लिए सक्षम नहीं माना जाएगा। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, उन्हें इसलिए नहीं रोका जा रहा क्योंकि वो 85 साल के हैं। उन्हें इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि वो सवालों को समझने की क्षमता खो चुके हैं। अब आते हैं 5वें भाग पर, सक्षम बनाम विश्वसनीय। देखिए, अब एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझना है। अदालत में बोलने का मौका मिलना एक बात है और अदालत का उस बात पर यकीन करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। सक्षमता यानी कॉम्पिटेंसी का मतलब है क्या किसी को बोलने की इजाजत है, क्या वो स्टेज पर आ सकता है। इसका फैसला जज सुनवाई की शुरुआत में ही कर देते हैं। दूसरी तरफ है विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब है जो बात कही जा रही है उसमें कितना दम है, क्या वो भरोसे के लायक है। इसका फैसला पूरी सुनवाई और सारे सबूतों को देखने के बाद होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर। आखिर ये नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट की इस धारा 124 से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? ये हमारी न्याय व्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, ये नियम ये पक्का करता है कि न्याय का दरवाजा ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए खुला रहे। कोई सिर्फ इसलिए पीछे ना छूट जाए कि वो बच्चा है या बुजुर्ग। ये निष्पक्ष सुनवाई को मजबूत करता है क्योंकि ये हर किसी को अपनी बात रखने का एक मौका तो देता ही है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी के ऊपर लगे लेबल को नहीं बल्कि उसकी असली काबिलियत को देखता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सार बस इतना सा है, कानून की नज़र में किसी की उम्र क्या है, सेहत कैसी है या सामाजिक स्थिति क्या है, ये सब बातें बाद में आती हैं। सबसे पहले आती है समझने की शक्ति और तर्क के साथ बात करने की क्षमता। और यही वो एक सिद्धांत है जो हमारी न्याय प्रणाली की नींव में निष्पक्षता को जिंदा रखता है। अदालत में कहते हैं सच की आवाज सबसे बुलंद होती है, पर सोचिए क्या हो अगर वो आवाज खामोश हो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारा कानून ये कैसे पक्का करता है कि इंसाफ की लड़ाई में हर किसी की आवाज सुनी जाए, यहां तक कि उसकी भी जो बोल नहीं सकती। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद पर चोट करता है। जरा सोच कर देखिए, किसी केस का सबसे अहम इकलौता गवाह बोल ही नहीं सकता, तो क्या होगा? क्या सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? क्या इंसाफ बस एक सपना बनकर रह जाएगा? और देखिए, ये कोई फिल्मों वाली कहानी नहीं है। ये एक असल बहुत ही सीरियस चैलेंज है जो कोर्ट की कार्रवाई में सामने आता है। एक ऐसा चैलेंज जो इंसाफ के तराजू को किसी भी तरफ झुका सकता है। अब देखिए, कोर्ट की पूरी कार्यवाही किस चीज पर टिकी है? गवाही पर, बयानों पर, है ना? तो जब कोई अपनी बात, अपनी गवाही शब्दों में रख ही नहीं पाता, तो ये पूरा ढांचा, ये खंबे कमजोर पड़ने लगते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, उस गवाही के बिना इंसाफ तक का सफर पूरा होगा कैसे? लेकिन यहीं पर हमारा कानून अपना एक मानवीय, एक ह्यूमन चेहरा दिखाता है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमारा एविडेंस लॉ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक बहुत ही इंक्लूसिव प्रिंसिपल सामने रखता है। और ये पावरफुल आइडिया ही है सेक्शन 125 की बुनियाद। मतलब बिल्कुल साफ है, किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी इंसाफ के रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। सिर्फ इसलिए कि कोई बोल नहीं सकता, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उसे सुना नहीं जा सकता। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, कानून को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गवाही कैसे दी जा रही है। उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि जो भी कहा जा रहा है वो समझने लायक है, वो क्लियर है या नहीं। मतलब मीडियम क्या है वो जरूरी नहीं, मैसेज की क्लैरिटी जरूरी है। तो सवाल ये है कि प्रैक्टिकली ये होता कैसे है? आखिर कानून उन लोगों को आवाज देता कैसे है जिनके पास शब्द नहीं है? इसका जवाब हमें मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 125 में। ये समझिए कि एक ऐसा लीगल टूल है जो ये पक्का करता है कि कोर्टरूम में कोई भी आवाज अनसुनी ना रह जाए, फिर चाहे उसे किसी भी तरीके से एक्सप्रेस किया गया हो। और इसका जो प्रोसेस है वो भी काफी सीधा साधा है। सबसे पहले ये तय होता है कि गवाह सच में बोल नहीं सकता, फिर उसे लिखने या इशारों जैसे दूसरे तरीकों से अपनी बात रखने की इजाजत दी जाती है। ये सब कुछ ओपन कोर्ट में होता है ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और सबसे जरूरी बात, इस तरह दी गई गवाही को लीगली उतना ही वजनदार, उतना ही मजबूत माना जाता है जितना कि बोलकर दिए गए किसी बयान को।
यहाँ पे कानून बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। मतलब गवाह सवालों के जवाब लिखकर दे सकता है, साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, या फिर अपने हाव भाव, अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकता है। शर्त सिर्फ एक है, जो भी तरीका हो वो कोर्ट को समझ आना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन का हर रास्ता खुला रखा गया है। अच्छा, गवाही की इजाज़त देना तो एक बात हो गई, पर यह पक्का करना कि वो गवाही भरोसे के लायक है, सच्ची है, ये एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को फेयर बनाने के लिए कानून में कुछ बहुत ही ज़रूरी सेफगार्ड्स, कुछ सुरक्षा उपाय भी बनाए गए हैं। अब इन सेफगार्ड्स की ज़रूरत क्यों है? जाहिर है क्योंकि हमेशा एक रिस्क रहता है कि इशारों या साइंस को गलत समझ लिया जाए या कोई उनका गलत फ़ायदा उठा ले। तो एक फेयर ट्रायल के लिए ये पक्का करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गवाही को 100% सही तरीके से रिकॉर्ड भी किया जाए और समझा भी जाए। और इसके लिए कानून 2 मैंडेटरी शर्तें रखता है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य हैं। पहली, कोर्ट को एक इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद लेनी होगी जो गवाह की भाषा को समझने में एक्सपर्ट हो। और दूसरी, पूरे के पूरे बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी। इससे क्या होता है, एक तो ट्रांसपेरेंसी रहती है और दूसरा, आगे चलकर किसी भी तरह के झगड़े की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किताबों में लिखा है। हमारी अदालतों ने टाइम टू टाइम इस प्रिंसिपल को और मजबूती दी है। जैसे एक मशहूर केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दर्शन सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सिर्फ बोल ना पाना किसी को गवाही देने के लिए अयोग्य नहीं बनाता। शर्त बस यही है कि उसे सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। तो ऐसे फैसलों ने इस कानून को और भी पावरफुल बनाया है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, ये कानून सिर्फ एक प्रोसीजरल नियम नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसका हमारे जस्टिस सिस्टम के दिल पर, उसकी आत्मा पर गहरा असर पड़ता है। ये कानून पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अधिकारों का सम्मान करता है। ये पक्का करता है कि इंसाफ के दरवाजे तक पहुंचने का हक हर किसी के लिए बराबर हो। और सबसे बड़ी बात, ये जस्टिस के एक बहुत पुराने, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को जिंदा करता है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, फिर चाहे उसकी आवाज कैसी भी हो। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो एक बात हमें याद रखनी है, वो ये है, कानून के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं। और बस यही एक सिद्धांत हमारे जस्टिस सिस्टम को सही मायनों में इंक्लूसिव और फेयर बनाता है। चलिए, आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से करते हैं कि शादी कोर्ट में सच के आड़े नहीं आ सकती। और यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर पति पत्नी की गवाही है जुड़ा पूरा आधुनिक कानून खड़ा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम सेक्शन 126 को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसका कोर रूल क्या है, फिर सेक्शन को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये एक्शन में कैसा दिखता है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटेंसी वर्सेस प्रिविलेज को समझेंगे जो एग्जाम के लिए क्रूशल है। फाइनली कुछ लीगल प्रिंसिपल्स और एग्जाम रिवीजन के साथ इसे रैप अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले सेक्शन 126 का जो कोर रूल है, उसकी जो नींव है, उसको समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये सेक्शन चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस का हिस्सा है। अब ये सेक्शन डील किस बारे में करता है? ये स्पाउसेस मतलब पति पत्नी की गवाही देने की कॉम्पिटेंसी यानी उनकी योग्यता के बारे में बात करता है। और हाँ, जुडिशियरी और एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखते हैं। ये साफ साफ कहता है कि चाहे सिविल प्रोसीडिंग्स हों या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, पति या पत्नी दोनों ही कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो सिर्फ इसलिए कि दो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें गवाही देने से रोका नहीं जा सकता। मैरिज इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अब जब हमने बेसिक रूल समझ लिया है, तो चलिए इस सेक्शन को और डीपली डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके जरूरी एलिमेंट्स को तोड़कर समझते हैं। तो इस सेक्शन के आप कह सकते हैं 2 मेन पिलर्स हैं। पहला, ये सिविल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है, मतलब सूट में जो भी पार्टीज हैं और उनके पति या पत्नी वो गवाह बन सकते हैं। दूसरा, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई होता है, जहां अक्यूज्ड का पति या पत्नी एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। और इन सब के पीछे का कोर प्रिंसिपल, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि कानून के लिए सच और न्याय सबसे ऊपर है, किसी भी पुराने आउटडेटेड नियम से कहीं ज्यादा। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं 2 स्टेप्स में। स्टेप 1, सिविल प्रोसीडिंग्स। सोचिए एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है,
तो एक स्पाउस अपने पार्टनर के फॉर और अगेंस्ट दोनों ही तरह से गवाही दे सकता है। स्टेप 2, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए चोरी या असॉल्ट का केस है। यहां भी स्पाउस अपने एक्यूज्ड पार्टनर के पक्ष में या उसके खिलाफ गवाही दे सकता है। लॉ दोनों को अलाउ करता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत होगी, अब देखते हैं कि ये रूल एक्शन में कैसा दिखता है, मतलब रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में ये सेक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले एक सिविल केस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है। अब एक भाई की पत्नी कोर्ट में आकर उस कॉन्वर्सेशन के बारे में गवाही देती है जो उसने सुनी थी। इस गवाही से उसके पति का क्लेम और स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या उसकी गवाही मानी जाएगी? एब्सोल्युटली। सेक्शन 126 के तहत उसकी टेस्टिमनी पूरी तरह से एडमिसिबल है। अच्छा, अब ये क्रिमिनल केस का एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति है ए, जिस पर चोरी का इल्जाम है। उसकी पत्नी कोर्ट में गवाही देती है कि जिस रात चोरी हुई ए तो उसके साथ घर पर ही था। ये ए के लिए एक एलिबाई बन जाता है। तो क्या कोर्ट उसकी पत्नी की बात मानेगा? जी हां, बिल्कुल, क्योंकि वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। उसकी गवाही को स्वीकार किया जाएगा। इस पॉइंट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सवाल यही था कि क्या एक पत्नी की गवाही पर उसके पति के खिलाफ क्रिमिनल केस में भरोसा किया जा सकता है, और कोर्ट का जवाब था यस। कोर्ट ने बहुत क्लियर किया कि एक पत्नी पूरी तरह से कॉम्पिटेंट विटनेस है और सिर्फ इस वजह से कि वो आरोपी की पत्नी है, उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं, एन एग्जाम अलर्ट यू कैन से। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी है, और ये एक ऐसा एरिया है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो सवाल ये है, हमने ये तो देख लिया कि एक स्पाउस कॉम्पिटेंट विटनेस है, लेकिन क्या उसे हर बात बोलने के लिए कंपेल्ड यानी मजबूर किया जा सकता है? जरा सोचिए इस बारे में। इसका जवाब छुपा है कॉम्पिटेंसी और प्रिविलेज के फर्क में। देखिए, सेक्शन 126 बात करता है कॉम्पिटेंसी की, मतलब गवाह बनने की एलिजिबिलिटी की। सीधा सवाल, क्या आप गवाही दे सकते हैं? जवाब है हां। पर प्रिविलेज एक अलग चीज है। ये मैरिटल कम्युनिकेशंस की कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता की बात करता है। मतलब एक स्पाउस गवाही तो दे सकता है, पर उसे शादी के दौरान हुई प्राइवेट बातों को डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सो कॉम्पिटेंसी इज अबाउट कैन यू टेस्टिफाई, व्हाइल प्रिविलेज इज अबाउट व्हाट कैन यू बी फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अबाउट। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि ठीक है, स्पाउस गवाही दे सकता है, पर उसकी गवाही की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? कोर्ट उसकी बात को कितना वजन देगा, और इसके पीछे लीगल प्रिंसिपल्स क्या हैं? यहां एक बहुत ही फेमस लीगल मैक्सिम अप्लाई होता है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब है लेट द अदर साइड बी हर्ड, यानी दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। सेक्शन 126 असल में इसी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। ये इंश्योर करता है कि सच तक पहुंचने के लिए हर जरूरी आवाज सुनी जाए, और इसमें एक स्पाउस की आवाज भी शामिल है। अब एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो स्पाउस की गवाही लीगल टर्म्स में कहें तो एडमिसिबल भी है और रेलेवेंट भी। लेकिन हाँ, कोर्ट यहाँ पे बहुत केयरफुल रहता है। रिश्ते की वजह से कोई बायस तो नहीं है, इसकी जांच बहुत सावधानी से की जाती है। पर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ रिश्ते के आधार पर गवाही को रिजेक्ट नहीं किया जाता। जैसा कि कहते हैं, एविडेंस मस्ट बी वेड नॉट काउंटेड। सबूत को तौला जाता है, गिना नहीं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, स्पेसिफिकली जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स के लिए बस ये की टेकअवेज दिमाग में रख लीजिए। पहला, सेक्शन नंबर 126। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? स्पाउसेज सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। तीसरा, की केस लॉ, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, कॉम्पिटेंसी सेक्शन 126 और प्रिविलेज मैरिटल कम्युनिकेशंस के बीच का जो फर्क है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए, इस सेशन को एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, एक फ्रॉड का केस है। अक्यूज्ड ए अपनी पत्नी की गवाही पर ऑब्जेक्ट करता है। सवाल यह है कि सेक्शन 126 के तहत क्या उसका ऑब्जेक्शन वैलिड है? इस पर सोचिएगा जरूर, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस्ड ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहिए। सेक्शन 127, देखिए, ये सेक्शन डील करता है जजेस और मैजिस्ट्रेट्स को मिलने वाले प्रोटेक्शन से जब वो अपना जुडिशियल काम कर रहे होते हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत जरूरी है। चलिए, इस पूरे टॉपिक को ना एक सिंपल सी सिचुएशन से समझते हैं। सोच के देखिए,
क्या किसी जज या मैजिस्ट्रेट को एक ट्रायल के दौरान हुई किसी भी बात के लिए उसी कोर्ट में विटनेस बनने के लिए फोर्स किया जा सकता है? मतलब जिस केस को वो सुन रहे थे उसी में गवाह बन जाएं? ये एक बड़ा सवाल है ना? और लॉ इसका एक बहुत ही क्लियर कट जवाब देता है। अब देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, ये एक डिलेमा खड़ा करती है। सोचिएगा, एक तरफ तो न्याय के लिए जरूरी है कि हर सबूत, हर एविडेंस कोर्ट के सामने आए, राइट? लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, उसकी आजादी और जज के ओहदे की जो गरिमा है उसको बनाए रखना भी तो उतना ही जरूरी है। तो फिर कानून इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस कैसे बनाता है? तो इस डिलेमा का सल्यूशन, इसका जवाब हमें मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 127 में। आप इसे जजेस और मैजिस्ट्रेट्स के लिए एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक प्रोटेक्टिव शील्ड। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, यह है इस सेक्शन की ओरिजिनल लैंग्वेज, यानी इसका बेयर एक्ट प्रोविजन। आई नो लीगल लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल हो सकती है, तो चिंता मत कीजिए। आइए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं कि आखिर इसका मतलब है क्या। बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना सा है कि किसी भी जज या मैजिस्ट्रेट को उनके जुडिशियल कंडक्ट के बारे में, यानी जब वो एक जज की हैसियत से काम कर रहे हैं, उस दौरान उनके किए गए काम के बारे में कोई भी उनसे ज़बरदस्ती सवाल जवाब नहीं कर सकता। और ये है क्यों? ताकि उनकी जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो बनी रहे। ओके, इस सेक्शन को और भी अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं। आइए इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उन्हें एक एक करके डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इससे आई प्रॉमिस हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, जरा इस टेबल पर फोकस कीजिए। इस सेक्शन में आपको 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। सबसे पहला, ये प्रोटेक्शन मिलता किसको है? जवाब है जजेस और मैजिस्ट्रेट्स को। दूसरा, किस चीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? उनके ओन कॉन्डक्ट इन कोर्ट को, यानी जब वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं उस कंडक्ट को। और तीसरा, सबसे जरूरी, तो क्या उनसे कभी सवाल हो ही नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, जब उनका सुपीरियर कोर्ट एक स्पेशल ऑर्डर दे। तो इसको प्रैक्टिकल सेंस में कैसे समझें? चलिए एक फ्लो में देखते हैं। स्टेप 1, एक जज साहब हैं जो एक ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। स्टेप 2, अचानक उनके किसी जुडिशियल डिसीजन या उनके कंडक्ट पर ही सवाल उठ जाता है। स्टेप 3, तो जनरल रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां आता है स्टेप 4, जो कि इसका एक्सेप्शन है। वो ये कहता है कि अगर उनकी मौजूदगी में कोई और घटना हुई हो तो हाँ, उसके बारे में उनसे पूछताछ बिल्कुल हो सकती है। तो अब हम आते हैं इस सेक्शन के सबसे क्रूशल पॉइंट पर। आखिर एक जज कब गवाही दे सकता है और कब बिल्कुल नहीं? इस पूरे सेक्शन का जो निचोड़ है ना, वो इस रूल और इसके एक्सेप्शन के बीच के फर्क को समझने में ही है। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देंगे। लेफ्ट कॉलम देखिए, कैन नॉट बी कंपेल्ड, यानी जज से ये नहीं पूछा जा सकता कि भाई आपने ये फैसला क्यों दिया या आपने एविडेंस रिकॉर्ड कैसे किया। ये सब उनका जुडिशियल कॉन्डक्ट है, इस पर सवाल नहीं। अब राइट वाला कॉलम देखिए, कैन बी एग्जामिन्ड, यहां उनसे उन फैक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे। मानिए कोर्ट में कोई लड़ाई हो गई, यहां वो एक जज के तौर पर नहीं बल्कि एक आम चश्मदीद गवाह, एक आई विटनेस के तौर पर गवाही देंगे। चलिए अब कानून में दिए गए जो इलस्ट्रेशंस है ना, उनको देखते हैं। ये बेस्ट तरीका है इसको समझने का। इलस्ट्रेशन ए देखिए, एक मैजिस्ट्रेट से सवाल होता है कि क्या उन्होंने कोई डेपोजिशन यानी बयान गलत तरीके से रिकॉर्ड किया था। अब डेपोजिशन रिकॉर्ड करना क्या है? ये उनका जुडिशियल काम है। तो आउटकम नॉट अलाउड, सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर के बिना ये सवाल नहीं हो सकता। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन बी। मान लीजिए एक झूठी गवाही का केस चल रहा है। उसमें मैजिस्ट्रेट से पूछा जाता है कि उस गवाह ने असल में क्या कहा था। अब सोचिए, ये बात उन्हें कैसे पता चली? अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, जज की कुर्सी पर बैठे हुए। इसलिए इस पर भी प्रोटेक्शन लागू होगा। परमिशन के बिना ये सवाल भी नॉट अलाउड। अब आते हैं इलस्ट्रेशन सी पर, और इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। मेंस एग्जाम के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन देखिए, ट्रायल चल रहा है और अचानक एक मुल्जिम कोर्ट में ही एक गवाह पर हमला कर देता है। जज ने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। अब बताइए, क्या ये उनका जुडिशियल काम है?
नहीं, ये एक अलग से क्रिमिनल एक्ट है जिसके वो आई विटनेस है। इसलिए इस मामले में आउटकम जज कैन बी एग्जामिन्ड, उनकी गवाही बिल्कुल ली जा सकती है। देखिए, किसी भी लीगल प्रोविजन की असली गहराई उसके पीछे की जुरिस्प्रूडेंस से ही समझ आती है, यानी लैंडमार्क जजमेंट्स और लीगल मैग्जिम्स। और अगर आपको मेंस एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट है जिसका नाम है आर वर्सेस ससेक्स जस्टिसेस एक्स पार्टे मकार्थी। ये केस जुडिशियल इंटेग्रिटी यानी न्यायिक निष्ठा के सब्जेक्ट पर एक मील का पत्थर माना जाता है। इस केस में कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो आज भी लॉ स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसका मतलब न्याय सिर्फ होना काफी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। और सेक्शन 127 एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल को तो प्रोटेक्ट करता है ताकि लोगों का जुडिशरी में जो विश्वास है वो हमेशा बना रहे। इसी प्रिंसिपल को एक लीगल मैक्सिम भी सपोर्ट करता है और वो मैक्सिम है एक्टिस क्यूरिए नेमिनेम ग्रावाबिट। इस लैटिन फ्रेज का मतलब है एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन, यानी कोर्ट के किसी भी एक्ट से किसी भी पार्टी को अनफेयरली नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 127 क्या कर रहा है? वो जजेस को ये प्रोटेक्शन देकर यही तो इंश्योर कर रहा है कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के अपना काम कर सके। चलिए, इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का, खास तौर पर आपके जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए। जो पॉइंट्स अब आने वाले हैं उन्हें बिल्कुल याद कर लेना है। तो क्विक रिवीजन के लिए बस 3 चीजें दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन 127 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, जुडिशियल कंडक्ट को प्रोटेक्शन। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका की एक्सेप्शन क्या है कि जज की मौजूदगी में हुई किसी दूसरी घटना पर उनकी गवाही ली जा सकती है। दैट्स इट। अब आते हैं सीधे सीधे एग्जाम टिप्स पर। देखिए, प्रीलिम्स में इस पर डायरेक्ट सेक्शन नंबर या कोर प्रिंसिपल पर क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। मेंस की बात करें तो याद है इलस्ट्रेशन सी, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिए। और जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो आपसे इस सेक्शन के ऑब्जेक्टिव यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जस्टिस के बीच बैलेंस कैसे बनता है, इस पर डिस्कस करने को कहा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। जुडिशरी, एपीओ और बाकी लॉ एग्जाम्स पर फोकस्ड ऐसे ही और डिटेल लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एक बहुत ही खास धारा को समझने वाले हैं। जी हां, हम बात करेंगे सेक्शन 128 की, जो मैरिटल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा पूरा फोकस रहेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 128 पर। देखिए, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से यह सेक्शन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इस सेक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस डिस्कशन को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके एसेंशियल्स और एप्लीकेशन को समझेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पर नजर डालेंगे और आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये जो प्रावधान है ना, ये पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति और शादी की जो पवित्रता होती है उस सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसे कहते हैं प्रिविलेज मैरिटल कम्युनिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि पति पत्नी के बीच जो भी प्राइवेट बातें होती हैं उन्हें कानून प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इसका मकसद ये है कि मैरिड कपल्स बिना किसी डर के एक दूसरे से खुलकर बात कर पाएं, जिससे उनके रिश्ते की बुनियाद और मजबूत हो। तो फिर कानून असल में कहता क्या है? चलिए जरा देखते हैं। बेयर एक्ट की भाषा देखें तो ये बहुत साफ है। आसान शब्दों में समझें तो कोई भी इंसान जिसकी शादी हुई है या हो चुकी है, उसे इस बात के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने जीवन साथी से शादी के दौरान हुई कोई बात बताए। और तो और वो खुद से भी वो बात नहीं बता सकता जब तक कि बात कहने वाले की कंसेंट यानी सहमति न मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। इस सेक्शन को सही से अप्लाई करने के लिए इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं यानी जो जरूरी तत्व हैं, उनको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस सेक्शन के लागू होने के लिए 4 मेन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है एक वैलिड मैरिज का होना, मतलब शादी लीगली वैलिड होनी चाहिए। दूसरी, जो भी कम्युनिकेशन है वो ड्यूरिंग मैरिज यानी शादी के दौरान हुआ हो। तीसरी, इसके डिस्क्लोजर पर प्रोहिबिशन है, मतलब इससे बताने के लिए न तो फोर्स किया जा सकता है और ना ही परमिशन है।
और चौथी, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर बात कहने वाला खुद कंसेंट दे दे या फिर मामला ही पति पत्नी के बीच का हो। अब ये समझते हैं कि कोर्ट में ये प्रिविलेज काम कैसे करता है। सोचिए, कोर्ट सबसे पहले क्या देखेगा कि कम्युनिकेशन शादी के दौरान हुआ था या नहीं। अगर हाँ, तो उस पर लीगल प्रिविलेज अपने आप लागू हो जाता है। इसके बाद कोर्ट ये चेक करता है कि क्या कोई एक्सेप्शन है, जैसे क्या कंसेंट दी गई है या क्या ये पति पत्नी के बीच का ही कोई केस है। अगर इसका जवाब नहीं है तो वो कम्युनिकेशन पूरी तरह प्रोटेक्टेड है और सबूत के तौर पर इनएडमिसिबल, मतलब उसे सबूत नहीं माना जाएगा। और अगर जवाब हाँ है तो फिर वो एडमिसिबल हो जाता है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ये इस तरह के सवाल एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। मान लीजिए एक पति अपने पत्नी के सामने कबूल करता है कि उसने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट में पत्नी को इस कन्फेशन के बारे में गवाही देने के लिए फोर्स किया जा सकता है? तो इस सिचुएशन में लीगल आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहली सिचुएशन, अगर प्रोसिक्यूशन पत्नी से पति के कन्फेशन के बारे में पूछता है तो पत्नी को बताने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए पत्नी खुद से ये बात बताना चाहती है, तो भी उसे इसकी परमिशन नहीं है जब तक कि पति, जिसने ये बात कही थी, कंसेंट ना दे। लेकिन हाँ, एक तीसरी सिचुएशन भी है। अगर मामला ही पति पत्नी के बीच का कोई सूट हो, जैसे डाइवोर्स का केस, तो ये एक एक्सेप्शन है और वहां इसकी परमिशन होती है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोर्ट्स ने लैंडमार्क जजमेंट्स के जरिए इस सेक्शन को कैसे इंटरप्रेट किया है। इस मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है MC वर्गीज वर्सेस TJ पोनन। ये इस टॉपिक पर एक फाउंडेशनल जजमेंट है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इस केस में लीगल इशू ये था कि क्या पति पत्नी के बीच एक्सचेंज हुए लेटर्स भी सेक्शन 128 के तहत प्रोटेक्टेड हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जवाब था बिल्कुल हाँ। कोर्ट ने कहा कि लेटर्स भी कम्युनिकेशन का ही एक फॉर्म है और वो भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। उन्हें लिखने वाले की कंसेंट के बिना डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इस प्रिंसिपल के पीछे की सोच को एक लीगल मैक्सिम से भी समझा जा सकता है, इंटरेस्ट रिपब्लिके ut sit finis litium। इसका मतलब है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर बी एन एंड टू लिटिगेशन, यानी राज्य के हित में है कि मुकदमों का अंत हो। अब देखिए, ये मैक्सिम सोशल ऑर्डर बनाए रखने की बात करता है और सेक्शन 128 भी तो यही कर रहा है। वैवाहिक रिश्ते को बचाकर वो भी तो सोशल फैब्रिक को ही मजबूत कर रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिर और सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। ये वो हिस्सा है जो सीधे सीधे जुडिशरी और APO की तैयारी से जुड़ा है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेक्शन 128 का जो कोर प्रिंसिपल है मैरिटल प्रिविलेज का, उसे नए कानून में भी वैसे का वैसा ही रखा गया है। तो इस प्रिविलेज का लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है? सीधा सा जवाब है, वो कम्युनिकेशन सबूत के तौर पे इनएडमिसिबल हो जाता है, यानी अग्राह्य। मतलब कोर्ट उस बातचीत को केस डिसाइड करने के लिए कंसिडर ही नहीं कर सकता जब तक कि कोई एक्सेप्शन अप्लाई ना हो रहा हो। अब एग्जाम्स के लिए कुछ क्विक टिप्स। प्रीलिम्स में सेक्शन नंबर और इसके एक्सेप्शंस पर डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं। मेंस की बात करें तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, जिसमें आपको एक सिनेरियो देकर एप्लीकेशन पूछा जाएगा। एक और जरूरी बात, सेक्शन 126 जो कॉम्पिटेंसी की बात करता है और सेक्शन 128 जो प्रिविलेज की, इन दोनों का फर्क अच्छे से याद रखना है। और हाँ, इस सेक्शन के पीछे की पब्लिक पॉलिसी यानी मैरिज की सैंक्टिटी को प्रिजर्व करना, ये लिखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। बस 3 बातें याद रखनी है। पहला, सेक्शन नंबर जो है 128। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट यानी वैलिड मैरिज के दौरान हुआ कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है। और तीसरा, इसके 2 मेन एक्सेप्शंस यानी कम्युनिकेटर की कंसेंट या पति पत्नी के बीच का कोई सूट। तो ये था सेक्शन 128 का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है ये डिस्कशन आप सबके लिए फायदेमंद रहा होगा। जुडिशरी, APO और लॉ से जुड़े दूसरे एग्जाम्स के लिए ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। बहुत ही जरूरी धारा यानी सेक्शन 129 को समझने वाले हैं, जो अफेयर्स ऑफ स्टेट से जुड़ी हुई है। तो आज के इस डिस्कशन में हम सेक्शन 129 को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। हम इसके बेसिक रूल से शुरू करेंगे, फिर इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस पर नजर डालेंगे, इसके पीछे की लीगल फिलॉसफी को समझेंगे, एग्जाम के लिहाज से इसका एनालिसिस करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन के साथ इसे खत्म करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 129 के बिल्कुल बेसिक रूल और उसके मकसद को समझने से। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 129। देखिए, ये सेक्शन डील करता है स्टेट अफेयर्स से जुड़े कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी से। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेयर एक्ट की ये लाइन कहती है कि किसी को भी स्टेट अफेयर्स से जुड़े अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से लिया गया कोई भी सबूत देने की इजाजत नहीं होगी, सिवाय तब जब उस डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिसर है वो परमिशन दे दे। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब बस इतना है कि सरकार के जो भी गोपनीय दस्तावेज हैं वो तब तक सीक्रेट ही रहेंगे जब तक कि डिपार्टमेंट का हेड उन्हें पेश करने की इजाजत न दे। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं और इस सेक्शन की जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें डिकोड करते हैं, क्योंकि इन्हें समझना बहुत जरूरी है। इस सेक्शन में आप कह सकते हैं कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स जो ऑफिशियल तो हैं पर पब्लिक नहीं किए गए हैं। दूसरा है अफेयर्स ऑफ स्टेट, इसमें नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कैबिनेट पेपर्स जैसे मामले आ जाते हैं। और तीसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी एचओडी, जिसके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो परमिशन दे या न दे। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कोर्ट में इस प्रिविलेज को साबित करने के लिए जरूरी हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये दिखाता है कि कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि सेक्शन 129 का जो प्रिविलेज क्लेम किया गया है वो सही है या नहीं। सबसे पहले कोर्ट देखती है कि क्या कोई अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है भी या नहीं। फिर एचओडी से परमिशन मांगी जाती है। इसके बाद एचओडी पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर फैसला लेता है और आखिर में एविडेंस को या तो परमिट किया जाता है या रोक दिया जाता है। अब जब हमने थ्योरी समझ ली है तो ये देखते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियोज में यानी अदालतों में इस सेक्शन को कैसे यूज किया जाता है और कोर्ट्स इसकी व्याख्या कैसे करती हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक सिविल केस चल रहा है और उसमें एक पार्टी आर्मी के स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स की मांग करती है। अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, ये हाईली सेंसिटिव माने जाते हैं, इसलिए एचओडी की परमिशन के बिना इन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। अब इस टॉपिक पर एक बहुत ही लैंडमार्क केस देखते हैं, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोधी सुखदेव सिंह। इस केस ने सेक्शन 129 की इंटरप्रिटेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस केस में मेन इशू ये था कि क्या कोर्ट्स एचओडी के प्रिविलेज क्लेम पर सवाल उठा सकती हैं। तो कोर्ट ने कहा हाँ, स्टेट प्रिविलेज को तो मान्यता दी गई, लेकिन कोर्ट ये भी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है कि कहीं ये क्लेम बैड फेथ में या गलत इरादे से तो नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि इसने गवर्नमेंट के क्लेम्स पर जुडिशियल स्क्रूटनी का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। अगला जो लैंडमार्क केस है वो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे जजेस ट्रांसफर केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले ने इस कानून को और ज्यादा शेप दी। इस हिस्टोरिकल केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि स्टेट का जो प्रिविलेज है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। कोर्ट ने एक बैलेंसिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि कोर्ट को यह बैलेंस करके देखना होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, सीक्रेसी बनाए रखने में या फिर जस्टिस के लिए उसे डिस्क्लोज करने में। इस फैसले ने ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी के बीच एक बैलेंस बनाने का एक बहुत जरूरी सिद्धांत दिया। चलिए अब उस लीगल फिलॉसफी को समझते हैं जो सेक्शन 129 की नींव है। इस सेक्शन के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल मैक्सिम काम करता है, सालस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब है कि लोगों का कल्याण ही सर्वोच्च कानून है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से स्टेट अफेयर्स को प्रोटेक्ट करना असल में पब्लिक के वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी को ही प्रोटेक्ट करना है। अब हम स्पेसिफिकली इस बात पर फोकस करेंगे कि जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को इस सेक्शन के बारे में क्या-क्या जानना चाहिए। देखिए, एग्जाम के लिए आपको इसके एडवांटेजेस और कंसर्न्स दोनों समझने होंगे। फायदे तो साफ हैं, ये स्टेट सीक्रेट्स बचाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनाए रखता है और नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करता है। लेकिन एक चिंता भी है कि इसका मिसयूज गलतियों को छुपाने के लिए हो सकता है और ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है, और यहीं पर जुडिशियल रिव्यू एक इंपॉर्टेंट चेक का काम करता है। एग्जाम के लिए ये टिप बहुत काम की है। प्रीलिम्स में सेक्शन नंबर और इसके कोर प्रिंसिपल पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहीं मेंस में सीक्रेसी और जस्टिस के बीच बैलेंस बनाने पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस या शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उन मेन पॉइंट्स को कंसोलिडेट कर लेते हैं जो एग्जाम से पहले याद रखने में आसानी होगी। क्विक रिवीजन के लिए ये 3 बातें जरूर याद रखिए।
पहला सेक्शन नंबर 129, दूसरा इसका कोर कॉन्सेप्ट जो है अफेयर्स ऑफ स्टेट से जुड़े अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रिविलेज, और तीसरा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल जो नेशनल इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बीच बैलेंस बनाने की बात करता है। और आखिर में ये एक पावरफुल थॉट जो सेक्शन 129 की पूरी फिलॉसफी को सम अप करता है, न्याय होना चाहिए लेकिन राष्ट्रीय हित की कीमत पर नहीं। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस्ड और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। सेक्शन 130 ये सेक्शन डील करता है सरकारी संवाद यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी से। तो एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या कोई कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिसर को फोर्स कर सकती है कि वो गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को रिवील करे? सेक्शन 130 इसी कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब देता है। और हां, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए तो यह सेक्शन बेहद जरूरी है। ओके, तो इस सेक्शन को ठीक से समझने के लिए हम इस पूरे विश्लेषण को 6 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक रूल, फिर इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फिर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज, सेक्शन 129 से इसका कंपैरिजन और फाइनली एग्जाम के लिए रिवीजन पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सेक्शन 130 का बेसिक रूल क्या है? देखिए, यह सेक्शन एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसे कहते हैं ऑफिशियल प्रिविलेज यानी आधिकारिक विशेष अधिकार। आइए इस प्रिंसिपल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरे प्रिंसिपल का जो कोर है ना, वो है जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट। कानून ये मानता है कि अगर सरकारी कामकाज को एफिशिएंटली चलाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स बिना किसी डर के आज़ादी से और ऑनेस्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। अगर इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सेक्शन 130 ये कहता है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिसर को ये लगता है कि उन्हें ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में मिली हुई कोई जानकारी अगर उसको डिस्क्लोज किया गया तो पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान होगा, तो कोर्ट उस ऑफिसर को वो जानकारी देने के लिए मजबूर यानी कंपेल नहीं कर सकती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए, इस प्रिविलेज को क्लेम करने के लिए 4 जरूरी शर्तें हैं। आप इन्हें इस सेक्शन के 4 पिलर्स भी कह सकते हैं। तो ये 4 पिलर्स कौन से हैं? पहला, कम्युनिकेशन एक पब्लिक ऑफिसर को किया गया हो। दूसरा, ये कम्युनिकेशन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में किया गया हो। तीसरा, ऑफिसर को डिस्क्लोजर के अगेंस्ट प्रिविलेज मिलता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट। और यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन एक पब्लिक ऑफिसर को ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में दी जानी चाहिए। सिर्फ तभी उस ऑफिसर को उसे डिस्क्लोज ना करने का प्रिविलेज मिलेगा। और इस प्रिविलेज का फाइनल टेस्ट हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। इस प्रिविलेज का प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है? देखिए, लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो चलिए एक ऐसी ही सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो कोर्ट में आ सकती है। सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर है जिसे एक सीक्रेट इन्फॉर्मेंट से एक बड़े थ्रेट के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है। अब जब ट्रायल चलता है तो डिफेंस लॉयर उस इन्फॉर्मेंट का सोर्स पूछता है, यानी उसकी आइडेंटिटी। यहां पर वो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 130 के अंडर प्रिविलेज क्लेम कर सकता है। और रीजन बिल्कुल साफ है, अगर इन्फॉर्मेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी तो पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को सीधा नुकसान होगा। अब आते हैं हमारे चौथे और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, लैंडमार्क जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी लॉ का असली मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही निकल कर आता है। तो चलिए इस सेक्शन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और फाउंडेशनल केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोधी सुखदेव सिंह। इस लैंडमार्क जजमेंट में कोर्ट ने 2 चीजों के बीच का फर्क साफ किया, अफेयर्स ऑफ स्टेट और ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। इस डिस्टिंक्शन से सेक्शन 130 का स्कोप काफी क्लियर हो गया। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम जजेस ट्रांसफर केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस ने एक गेम चेंजिंग प्रिंसिपल सेट किया। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट की सीक्रेसी और पब्लिक की ट्रांसपेरेंसी के बीच एक बैलेंस होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने यह एस्टैब्लिश किया कि प्रिविलेज के क्लेम का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ताकि इस पावर का मिसयूज ना किया जा सके। और इसी प्रिंसिपल को स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस में और आगे बढ़ाया गया। यहां कोर्ट ने राइट टू नो
यानी जानने के अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि कई बार पब्लिक इंटरेस्ट सीक्रेसी में नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में होता है। ये पूरी डिस्कशन एक लैटिन लीगल मैक्सिम पर आकर रुकती है, सालोस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। इसका सीधा सा मतलब है द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, यानी जनता का भला ही सबसे बड़ा कानून है। सेक्शन 130 का हर एप्लीकेशन इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं अपने 5वें चरण पर, सेक्शन 130 वर्सेस सेक्शन 129। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों सेक्शंस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इनके डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर करते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, डिफरेंस बिल्कुल साफ है। देखिए, सेक्शन 129 का स्कोप बहुत ब्रॉड है। ये अफेयर्स ऑफ स्टेट की बात करता है और यहां प्रिविलेज क्लेम करने की अथॉरिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास होती है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 130 सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशंस तक लिमिटेड है और यहां प्रिविलेज क्लेम वो ऑफिसर खुद करता है जिसे कम्युनिकेशन रिसीव हुई है। ये जो अथॉरिटी का डिफरेंस है ना, यही मेन पॉइंट है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल स्टेज पर, एग्जाम फोकस एंड रिवीजन। चलिए फटाफट उन की पॉइंट्स को समराइज करते हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको बिल्कुल याद रखने हैं। देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या फिर इसके प्रिंसिपल पर, लेकिन मेंस में आपसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां एक सिनेरियो देकर पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में प्रिविलेज क्लेम हो सकता है या नहीं। फाइनली एक क्रिटिकल एनालिसिस भी जरूरी है। इस सेक्शन के फायदे तो हैं, ये ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है, सेंसिटिव गवर्नमेंट इन्फो को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक कंसर्न भी है, इसका मिसयूज भी हो सकता है गलत कामों को छुपाने के लिए। और इसीलिए इस पावर पर जुडिशियल स्क्रूटनी यानी न्यायिक समीक्षा का चेक एंड बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक छोटा सा टिप, आप अपने आंसर को इस पावरफुल लाइन के साथ कंक्लूड कर सकते हैं। सेक्शन 130 आधिकारिक विश्वास की रक्षा करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट और जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में ही होना चाहिए। इससे आपके आंसर में एक अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो चलिए एक क्विक रिवीजन के लिए सब कुछ 3 पॉइंट्स में याद रखते हैं। पॉइंट 1, सेक्शन 130 इंडियन एविडेंस एक्ट। पॉइंट 2, कोर कॉन्सेप्ट, पब्लिक ऑफिसर्स के लिए कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस पर प्रिविलेज। और पॉइंट 3 जो कि की टेस्ट है, डिस्क्लोजर सिर्फ तभी रोका जाएगा जब उससे पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो। उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको सेक्शन 13 को समझने में काफी हेल्प मिली होगी। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऐसे ही डिटेल्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। सेक्शन 131 को समझने की कोशिश करेंगे। ये सेक्शन अपराधों से जुड़ी जानकारी के बारे में है और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कोई अदालत किसी पुलिस ऑफिसर को ये बताने पर मजबूर कर सकती है कि उन्हें किसी जुर्म की खबर, मतलब उनका इन्फॉर्मेंट कौन था? सेक्शन 131 इसी बड़े सवाल का जवाब देता है। तो फिर आखिर ये सेक्शन 131 है क्या? इसे आप एक तरह से गोपनीयता की ढाल भी कह सकते हैं। ये सेक्शन कुछ खास पब्लिक ऑफिसर्स को एक स्पेशल प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार देता है, और वो ये कि वो अपराध से जुड़ी जानकारी के सोर्स को गुप्त रख सकते हैं। आप बेयर एक्ट की इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। इसमें लिखा है, किसी भी मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को ये कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि उसे किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहाँ से मिली। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है मजबूर नहीं किया जाएगा, कंपेल्ड। इसका मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो पुलिस, मैजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर्स पर यह बताने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाल सकता कि उन्हें किसी क्राइम की इन्फॉर्मेशन कहाँ से और कब मिली। ये एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज है। चलिए अब इस प्रोविजन को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, सेक्शन 131 को लागू होने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, ये प्रिविलेज सिर्फ मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को ही मिलता है। दूसरी, ये प्रोटेक्शन किस चीज के लिए है? ये अपराध की जानकारी के सोर्स और उसकी टाइमिंग की सुरक्षा करती है। और तीसरी, इन अधिकारियों को ये जानकारी डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर यानी कंपेल नहीं किया जा सकता। अच्छा, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल में कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये सेक्शन काम कैसे करता है?
चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि एक ड्रग ट्रैफिकिंग का केस है। पुलिस को एक मुखबिर, एक इन्फॉर्मर से एक सीक्रेट टिप मिलती है। अब जब मामला कोर्ट में जाता है तो डिफेंस लॉयर पुलिस ऑफिसर से उस इन्फॉर्मर का नाम पूछता है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 131 का इस्तेमाल करके जवाब देने से साफ मना कर सकता है। ये प्रिविलेज उस इन्फॉर्मर की पहचान को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोधी सुखदेव सिंह। इस केस में ऑफिशियल कम्युनिकेशन से जुड़े प्रिविलेज के प्रिंसिपल्स पर काफी गहराई से बात की गई थी। इस केस में कोर्ट ने ये माना कि स्टेट के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही प्रिंसिपल सेक्शन 131 की आत्मा को और मजबूत करता है, जहां इन्फॉर्मर की सेफ्टी को बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी माना गया है। अब ये सवाल भी उठता है कि आखिर ये नियम बनाया ही क्यों गया है। इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत कानूनी सिद्धांत हैं जो काम करते हैं। इस प्रिंसिपल को एक बहुत ही फेमस लीगल मैगज़िन से भी समझा जा सकता है, सैलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। इसका सीधा सा मतलब है जनता का कल्याण ही सर्वोच्च कानून है। तो इन्फॉर्मर्स को प्रोटेक्ट करना और क्राइम रिपोर्टिंग को इनकरेज करना, ये सब उसी पब्लिक वेलफेयर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन का उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, इन्फॉर्मर्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, लोगों को क्राइम रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज करना। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन को इफेक्टिव बनाना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी आपके एग्जाम की तैयारी। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए इस सेक्शन से क्या-क्या ध्यान में रखना है? देखिए, प्रीलिम्स में सेक्शन 131 के तहत कौन-कौन से ऑफिसर्स प्रोटेक्टेड हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जिसमें इस प्रिविलेज का एप्लीकेशन टेस्ट किया जाएगा। और हाँ, इंटरव्यू में इस प्रिविलेज और अक्यूज्ड के राइट्स के बीच बैलेंस पर डिस्कशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस पूरी डिस्कशन का फाइनल टेक अवे क्या है? बस एक लाइन में, सेक्शन 131 संदेशवाहक यानी मैसेंजर की रक्षा करता है ताकि न्याय सच्चाई तक पहुंच सके। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। चलिए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, ये है सेक्शन 131 इंडियन एविडेंस एक्ट। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट है पब्लिक ऑफिसर्स को मिला हुआ प्रिविलेज। और तीसरी, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट सोर्स के डिस्क्लोजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। चलिए आज हम भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 की धारा 132 को समझते हैं। ये धारा डील करती है एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच होने वाले प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के साथ। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी सेक्शन है, तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सेक्शन की गहराई में जाएं, ज़रा इस सवाल पर सोचिए। मान लीजिए एक क्लाइंट अपने वकील को भविष्य में होने वाले किसी क्राइम का प्लान बताता है, तो क्या वकील उस जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लीगली बाउंड है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे सेक्शन की आत्मा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज है क्या। देखिए, ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो एक वकील और क्लाइंट के बीच हुई किसी भी सीक्रेट बातचीत को प्रोटेक्ट करता है। मतलब उसे कोर्ट में या कहीं और जाहिर नहीं किया जा सकता। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि क्लाइंट बिना किसी डर के अपने वकील को सब कुछ सच-सच बता पाए, ताकि वकील उसे सही और अच्छी कानूनी सलाह दे सके। ये प्रिविलेज हमारे जस्टिस सिस्टम की नींव का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। धारा 132 इसी प्रिंसिपल को कानूनी शक्ल देती है। आसान भाषा में कहें तो ये सेक्शन एक वकील पर लीगल ऑब्लिगेशन डालता है कि वो अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल जानकारी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कोई प्रोफेशनल एथिक्स या शिष्टाचार नहीं है, ये एक कानूनी ड्यूटी है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता जब तक कि क्लाइंट खुद इसकी साफ-साफ सहमति न दे दे। अच्छा, ये जो प्रिविलेज है, इसके लागू होने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। तो चलिए अब हम सेक्शन 132 के इन मुख्य कंपोनेंट्स को एक-एक करके समझते हैं। इस प्रिविलेज के जो मेन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हैं, पहला, एक एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशनशिप होना चाहिए।
दूसरा, जो कम्युनिकेशन है वो प्रोफेशनल सर्विस के दौरान होना चाहिए। तीसरा, वो कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल नेचर का हो। चौथा, इसे सिर्फ क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट से ही बताया जा सकता है। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, ये ऑब्लिगेशन हमेशा बना रहता है, मतलब केस खत्म होने के बाद भी ये जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल असल में प्रैक्टिकल सिचुएशंस में काम कैसे करता है। एग्जाम के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बातचीत प्रोटेक्टेड है और कौन सी नहीं। और यहीं पर इस सेक्शन का सबसे बड़ा कैच है। देखिए, अगर कोई क्लाइंट अपने वकील को किसी पुराने यानी पास्ट क्राइम के बारे में बताता है ताकि वकील उसका डिफेंस तैयार कर सके, तो वो बातचीत पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर वही क्लाइंट भविष्य में कोई क्राइम करने की सलाह मांगता है, जैसे कि जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कैसे करें, तो ये प्रिविलेज वहीं खत्म हो जाता है। याद रखिए, कानून ईमानदार सलाह को बचाता है, क्रिमिनल साजिश को नहीं। अब हम आते हैं इस सेक्शन के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका प्रोविजो, जिसे हम परंतुक भी कहते हैं। प्रोविजो का मतलब होता है वो खास शर्त जो मेन रूल पर एक लिमिट लगा देती है। ये वो लाइन है जहां ये प्राइवेसी की शील्ड टूट जाती है और एग्जाम में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस इसी एरिया से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो ये प्रोविजो दो मेन एक्सेप्शंस बताता है। पहला, कोई भी बातचीत जो किसी इल्लीगल पर्पस को पूरा करने के लिए की गई हो वो प्रोटेक्टेड नहीं होगी। और दूसरा, अगर वकील अपनी प्रोफेशनल सर्विस के दौरान ये ऑब्जर्व करता है कि कोई क्राइम या फ्रॉड हुआ है, तो उस फैक्ट को बताने से उसे नहीं रोका जा सकता। इसी को हम फेमस क्राइम फ्रॉड एक्सेप्शन कहते हैं। ये जो क्राइम फ्रॉड एक्सेप्शन का सिद्धांत है ना, ये एक बहुत ही पुराने और ऐतिहासिक इंग्लिश केस आर वर्सेस कॉक्स एंड रेल्टन से निकल कर आया है। इसी केस ने यह तय किया था कि इस प्रिविलेज का इस्तेमाल अपराध पर पर्दा डालने के लिए एक ढाल की तरह नहीं किया जा सकता। और इस एक्सेप्शन के पीछे का लीगल लॉजिक क्या है? वो इस मशहूर लीगल मैक्सिम पर आधारित है, सैलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स। इसका मतलब है लोगों का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है। मतलब समाज को अपराध से बचाना, जो कि एक पब्लिक वेलफेयर है, वो किसी एक व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार से ज्यादा जरूरी है। चलिए अब सीधे सीधे एग्जाम पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि पुराने एविडेंस एक्ट के मुकाबले नए एक्ट में इसकी क्या जगह है। देखिए, ये प्रोविजन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 126 में था। अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इसे सेक्शन 132 में रखा गया है। तो याद रखिएगा, सेक्शन नंबर नया है, लेकिन कानून का जो सार है, उसका प्रिंसिपल और एक्सेप्शन, वो सब कुछ लगभग पहले जैसा ही है। इस प्रिंसिपल को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में और मजबूत किया है, जैसे MC वर्गीज वर्सेस TJ पॉनन केस में कम्युनिकेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को और बल मिला। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला के मामले में वकील के इस प्रोफेशनल कर्तव्य पर और भी ज्यादा जोर दिया गया। अब एग्जाम के नजरिए से एक बहुत जरूरी टिप, जुडिशरी प्रीलिम्स में इस पर डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड सवाल आ सकता है कि ये प्रिविलेज किस सेक्शन में है, जबकि मेंस में आपको एक सिचुएशन बनाकर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां आपको ये तय करना होगा कि दिया गया कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है या नहीं। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। बस 3 बातें याद रखिए। पहला, कोर कॉन्सेप्ट है गोपनीयता, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी इज द रूल। दूसरा, मेन एक्सेप्शन है अवैधता या फ्रॉड, मतलब इलीगैलिटी इज द एक्सेप्शन। और तीसरा, ये सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में, अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस ये एक लाइन याद रखिएगा जो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ है। एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज फंडामेंटल है, लेकिन ये वहां खत्म हो जाता है जहां इलीगैलिटी शुरू होती है। ये लाइन आपको इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखने में मदद करेगी। जुडिशरी, APO और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़ी और भी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। सेक्शन 133 ये सेक्शन उस सिचुएशन से डील करता है जब कोई पार्टी खुद गवाही देने के लिए आती है। जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिएगा इसके बारे में। अगर कोई विटनेस बॉक्स में खड़ा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे अपने लॉयर से हुई हर प्राइवेट बात, हर एडवाइस सबके सामने रखनी पड़ेगी? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है और जानते हैं, सेक्शन 133 ठीक इसी का जवाब देता है।
अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक रूल क्या है, फिर इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, उसके बाद कोर्ट में ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे और आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या रेलेवेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। सेक्शन 133 का बेसिक रूल आखिर है क्या? समझिए कि ये गवाह के प्रिविलेज की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। देखिए, इस सेक्शन का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि मान लीजिए एक क्लाइंट और उसके एडवोकेट के बीच कुछ कॉन्फिडेंशियल बातचीत हुई है, तो वो जो प्रिविलेज है वो सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता क्योंकि क्लाइंट ने कोर्ट में गवाही देने का फैसला कर लिया। ये एक तरह से एक सुरक्षा कवच है उस कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें तो वो साफ कहती है कि अगर कोई पार्टी सूट में खुद एविडेंस देती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि उसने सेक्शन 132 में मेंशन की गई प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की कंसेंट दे दी है। सिंपल शब्दों में कहें तो गवाही देना कंसेंट यानी रजामंदी देना नहीं है। चलिए अब इस प्रिंसिपल को और गहराई से समझने के लिए इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। तो इस सेक्शन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है। पहला है वॉलंटरी एविडेंस। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई पार्टी अपनी मर्जी से विटनेस बॉक्स में आती है। दूसरा है प्रोटेक्शन कंटिन्यूज, मतलब जो सेक्शन 132 का प्रोटेक्शन है वो जारी रहता है, वो खत्म नहीं होता। और तीसरा, और ये सबसे क्रूशियल है, लिमिटेड वेवर। इसका मतलब ये है कि अगर प्रिविलेज वेव होता भी है तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक मैटर के लिए होगा जिसके बारे में सवाल किया गया है, जनरल वेवर नहीं होगा। तो ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है, इसको इन 4 आसान स्टेप्स से समझते हैं। देखिए, स्टेप 1, पार्टी अपनी मर्जी से गवाही देती है। स्टेप 2, गवाही देने के बावजूद उसका प्रिविलेज जिंदा रहता है। स्टेप 3, वो अपने एडवोकेट को भी एज अ विटनेस बुला सकती है। और स्टेप 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ तभी वेव माना जाएगा जब उस एडवोकेट से उस कॉन्फिडेंशियल मैटर पर डायरेक्ट सवाल किया जाए। ठीक है, थियरी तो हमें समझ आ गई, लेकिन रियल कोर्ट में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये कैसा दिखता है? आइए कुछ एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। यहाँ पर ना 2 में सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला सिनेरियो जहाँ प्रिविलेज पूरी तरह से सेफ रहता है, उसे हम कहेंगे नो वेवर सिनेरियो। और दूसरा जहाँ प्रिविलेज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा वेव होता है, उसे कहेंगे पार्शियल वेवर सिनेरियो। पहला एग्जाम्पल देखते हैं नो वेवर का। मान लीजिए ए अपने एक सिविल केस में गवाही दे रहा है। अब उसने अपने लॉयर के साथ केस की स्ट्रैटेजी को लेकर जो भी कॉन्फिडेंशियल बातचीत की है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगी। उससे उस बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। भले ही वो गवाही दे रहा है, लेकिन प्रिविलेज अभी भी इंटैक्ट है। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए जहां सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहां ए अपने वकील को ही विटनेस स्टैंड पर बुलाता है और उनसे पूछता है, आपने मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या स्पेसिफिक एडवाइस दी थी? अब देखिए यहां क्या हुआ, ए ने खुद ही उस कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन का दरवाजा खोल दिया, तो प्रिविलेज वेव हो गया। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, प्रिविलेज सिर्फ उसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी एडवाइस के लिए ही वेव हुआ है। उनके बीच हुई बाकी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें अभी भी पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। किसी भी कानून को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कोर्ट्स उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रिंसिपल पर जुडिशियल व्यूज क्या रहे हैं। इस टॉपिक में एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसका नाम है MC वर्गीज वर्सेस TJ पोनन। इस केस में कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांगली ये बात रखी कि एडवोकेट क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज है। इसे तब तक तोड़ा नहीं जा सकता जब तक क्लाइंट खुद एक्सप्लिसिटली यानी साफ शब्दों में इसे वेव ना कर दे। इस पूरे प्रिंसिपल को एक लीगल मैक्सिम से भी सपोर्ट मिलता है, नीमो टिनेटियर से इप्सम एक्यूजारे। इसका मतलब होता है कि किसी भी इंसान को खुद अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये मैक्सिम इस आइडिया को रीइंफोर्स करता है कि एक क्लाइंट को कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल एडवाइस रिवील करने के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसका अपना ही केस कमजोर हो। अब आते हैं सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। आखिर इस सेक्शन का पर्पस क्या है, इसे कानून में रखा ही क्यों गया, और हाँ, आपके जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस प्रोविजन के 4 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना ताकि क्लाइंट अपने वकील पर पूरा भरोसा कर सके। नंबर 2, लोगों को एनकरेज करना कि वो बिना डरे गवाही दे सकें। नंबर 3, अनइंटेंडेड वेवर को रोकना, मतलब गलती से प्रिविलेज खत्म ना हो जाए। और नंबर 4, एक फेयर ट्रायल को मेंटेन करना।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेक्शन 132 और 133 को कभी भी अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए, इन्हें साथ में ही समझा जाता है। सोच के देखिए, सेक्शन 132 प्रिविलेज के एग्जिस्टेंस की बात करता है, वो एक रूल बनाता है। वहीं सेक्शन 133 उस प्रिविलेज के वेवर की बात करता है, ये उस रूल पर एक ऑटोमेटिक लॉक लगाता है जिससे वो गलती से ना खुल जाए। तो अगर सेक्शन 132 रूल है तो सेक्शन 133 उस रूल का प्रोटेक्शन है। अब ये एग्जाम टिप खास तौर पर जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। प्रीलिम्स में इस सेक्शन से वेवर की कंडीशंस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में आपसे पार्शियल वर्सेस फुल वेवर पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक क्विक रिवीजन करते हैं। सिर्फ 3 बातें याद रखनी हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 133। पॉइंट नंबर 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट, वॉलंटरी एविडेंस देने से प्रिविलेज ऑटोमेटिकली वेव नहीं होता। और पॉइंट नंबर 3, इसका की प्रिंसिपल, वेवर सिर्फ तब होता है जब वो क्लियर और स्पेसिफिक इंटेंशन से किया जाए। बस इतना ही। अगर आपको इस पूरे सेशन को बस एक लाइन में याद रखना है एग्जाम के लिए, तो वो ये है, वॉलंटियरिंग एविडेंस डज नॉट डिस्ट्रॉय प्रिविलेज, ओनली इंटेंशनल डिस्क्लोजर डज। मतलब स्वेच्छा से सबूत देना आपके विशेषाधिकार को खत्म नहीं करता, सिर्फ जब आप जानबूझकर उसको डिस्क्लोज करते हैं तभी वो खत्म होता है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। इस सेक्शन 134 को समझने वाले हैं। देखिए, यह सेक्शन एक क्लाइंट और उनके लीगल एडवाइजर यानी वकील के बीच की जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, उन्हें एक तरह का प्रिविलेज या कह लीजिए एक विशेषाधिकार देता है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से यह सेक्शन काफी अहम है। तो आज के इस सेशन में हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे ताकि इस सेशन को लेकर आपके सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन का जो कोर प्रिंसिपल है, यानी इसका मूल सिद्धांत, उसे समझते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में ये बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसने अपने वकील से कॉन्फिडेंशियल तौर पर क्या बात की थी। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है। अब देखिए, इस प्रिंसिपल को एक लीगल मैक्सिम भी सपोर्ट करता है, जो है नीमो टेन्यूटर से इप्सम अक्यूजारे। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को भी खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और क्लाइंट्स प्रिविलेज इसी बड़े अधिकार का एक हिस्सा है। ठीक है, तो कोर प्रिंसिपल तो हमें समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 134 के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। इस सेक्शन में कुछ बहुत ही की एलिमेंट्स हैं। पहला, जो बातचीत है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। दूसरा, क्लाइंट को उसे डिस्क्लोज करने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता। और तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक्सेप्शन है जो तब लागू होता है जब क्लाइंट खुद विटनेस बनता है। तो कोर्ट जब भी इस प्रिविलेज को देखती है, वो इस स्ट्रक्चर को चेक करती है। क्या पर्सन एक क्लाइंट है? क्या उसने अपने लीगल एडवाइजर को कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की है? अगर हाँ, तो उसे कोर्ट में कंपेल्ड डिस्क्लोजर से इम्यूनिटी मिलेगी। अब आते हैं इस सेक्शन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, और वो है इसका एक्सेप्शन। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। मान लीजिए एक क्लाइंट ने अपने लॉयर से प्राइवेट में कुछ बात की है, तो उस बातचीत को पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट? लेकिन अगर वही क्लाइंट कोर्ट में गवाही देने आता है और अपनी गवाही में उस लीगल एडवाइस का जिक्र कर देता है, तो कोर्ट उस एडवाइस के उतने हिस्से को डिस्क्लोज करने के लिए कह सकती है जितना उसकी गवाही को समझने के लिए जरूरी हो। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स ने इस प्रिंसिपल को ओवर द इयर्स कैसे देखा है। इसके लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। MC वर्गीस वर्सेस TJ पोनन के केस में कोर्ट ने क्लाइंट लॉयर कम्युनिकेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी के महत्व को पहचाना। कोर्ट ने माना कि जस्टिस सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए ये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और फिर R वर्सेस डार्बी मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के केस में कोर्ट एक कदम और आगे गई। कोर्ट ने कहा कि लीगल प्रोफेशनल प्रिविलेज सिर्फ एक रूल नहीं है, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय प्रशासन की एक फंडामेंटल कंडीशन है, एक बुनियाद है। चलिए अब इस डिस्कशन की फाइनल पार्ट पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि नए कानून में इस सेक्शन का क्या स्टेटस है और एग्जाम्स के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है।
तो देखिए, ये प्रोविजन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 134 में था और अब नए कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसे सेक्शन 158 में जगह दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जुडिशरी प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं एपीओ मेंस में इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है या फिर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है जहां आपको इसका एक्सेप्शन अप्लाई करना होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्रिविलेज है ये क्लाइंट के कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसका इस्तेमाल कोर्ट में आधा सच बताने के लिए एक ढाल या शील्ड की तरह नहीं किया जा सकता। तो एक क्विक रिवीजन के लिए 3 बातें हैं जो आपको जरूर याद रखनी हैं। सेक्शन 134, इसका कोर कॉन्सेप्ट है क्लाइंट प्रिविलेज और इसका की एक्सेप्शन जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। जुडिशरी, एपीओ और लॉ से जुड़े दूसरे एग्जाम्स पर ऐसे ही फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 135। ये सेक्शन आप समझ सकते हैं एक सुरक्षा कवच की तरह है उन विटनेसेस के लिए जो किसी केस में पार्टी तो नहीं है लेकिन उनकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन को समझना बेहद जरूरी है। तो इस सेक्शन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम इस पूरे टॉपिक को 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हम इसके कोर प्रिंसिपल से शुरू करके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले किसी भी सेक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज को देखें। तो आइए देखते हैं कि बेयर एक्ट में सेक्शन 135 आखिर कहता क्या है। तो ये थोड़ी लीगल लैंग्वेज हो गई। इसको आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई व्यक्ति किसी केस में पार्टी नहीं है, सिर्फ एक गवाह है, तो कोर्ट उसे अपनी प्रॉपर्टी के कागजात या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती जिससे वो खुद किसी क्रिमिनल केस में फंस जाए। ये विटनेसेस के लिए एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो हमने बेसिक प्रिंसिपल तो समझ लिया। अब इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इसके की इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। देखते हैं कि इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। देखिए, इस सेक्शन के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला, और ये सबसे जरूरी है, कि ये रूल सिर्फ उस विटनेस पर अप्लाई होता है जो केस में पार्टी नहीं है, ना प्लेंटिफ ना डिफेंडेंट। दूसरा, ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है: टाइटल डीड्स, प्लेज या मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हों। तीसरा, जनरल रूल ये है कि ऐसे विटनेस को मजबूर नहीं किया जा सकता। और चौथा, और ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, इसका एक एक्सेप्शन भी है। अगर उस विटनेस ने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए पहले से कोई रिटन एग्रीमेंट किया हो। सो कोर्ट इस रूल को अप्लाई करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक फॉलो करती है। वो पहले पूछती है, क्या ये गवाह केस में पार्टी है? अगर जवाब है नहीं, फिर दूसरा सवाल, क्या जो डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या उससे किसी क्राइम में फंसा सकता है? अगर जवाब है हाँ, तो रिजल्ट क्या होगा? सिंपल, वो विटनेस पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। इससे नॉन पार्टी विटनेसेस को बेवजह की परेशानी से बचाया जाता है। थियोरी तो ठीक है, पर कानून को असली मायने में समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बेहतर कुछ नहीं होता। तो आइए कुछ रियल कोर्ट सिचुएशंस और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के जरिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, ए और बी। उनके बीच में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। अब इस केस में एक तीसरा व्यक्ति है, सी, जिसका प्लॉट आके विवादित जमीन के ठीक बगल में है। उसे कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाता है। अब कोर्ट सी से कहती है कि वो अपनी जमीन के कागजात यानी टाइटल डीड्स पेश करे। तो अब सवाल ये है, क्या सी मजबूर है? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 135 यहाँ पर सी के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, क्योंकि वो ए और बी के केस में पार्टी नहीं है, उससे कोई फोर्स नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो हुई प्रॉपर्टी की बात। अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से जुड़ी है, यानी जब गवाह के खुद फंसने का खतरा हो। मान लीजिए किसी विटनेस से एक बिजनेस डॉक्यूमेंट लाने को कहा गया, पर उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा है जिससे ये साबित हो सकता है कि उस विटनेस ने टैक्स चोरी की है। तो अब क्या होगा? यहाँ फिर से सेक्शन 135 उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसे एक क्रिमिनल केस में फंसा सकता है, इसलिए वो उसे प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर नहीं है। इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ बेयर एक्ट में ही नहीं बल्कि हमारे कोर्ट्स ने भी बार बार अपहोल्ड किया है।
आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में एक लैंडमार्क केस में क्या कहा था। ये केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल मोहनलाल चोकसी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी खुद के खिलाफ सबूत देने से बचने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है और सेक्शन 135 का ये जो हिस्सा है वो इसी मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है। बेसिकली आप किसी को भी खुद के खिलाफ गवाह बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हर कानूनी सिद्धांत के पीछे एक फिलॉसफी होती है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल। इस सेक्शन के पीछे भी एक बहुत पुराना और इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है। ये लैटिन मैक्सिम है, नीमो टेनिचर से इप्सम अक्यूजारे। थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है नो वन इज बाउंड टू इनक्रिमिनेट हिमसेल्फ। सिंपल शब्दों में कानून आपसे ये नहीं कह सकता कि चलो खुद को अपराधी साबित करो। सेक्शन 135 इसी फिलॉसफी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके, तो हमने कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और केस लॉ सब देख लिया, पर अब सबसे जरूरी बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स में इस सेक्शन से किस तरह के सवाल बन सकते हैं। देखिए, तीनों स्टेजेस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपसे सीधा सेक्शन नंबर पूछ सकते हैं या फिर एक वन लाइनर देकर पूछेंगे कि ये कौन सा सेक्शन है। मेंस के लिए एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आपको एक सिनेरियो देंगे और पूछेंगे कि इसमें लॉ क्या है। वहां आपको केस लॉ जरूर मेंशन करना है। और जब बात आती है इंटरव्यू की तो वहां आपसे इसके पीछे का प्रिंसिपल यानी वो लैटिन मैक्सिम जरूर पूछा जा सकता है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस सेक्शन से 3 चीजें बिल्कुल याद रखनी है। 1. सेक्शन नंबर 135। 2. इसका कोर कॉन्सेप्ट, नॉन पार्टी विटनेस को मजबूर नहीं किया जा सकता। और 3. इसका मेन मकसद क्या है, थर्ड पार्टी के राइट्स प्रोटेक्ट करना और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ अधिकार को अपहोल्ड करना। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़ी ऐसी ही डिटेल्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें, जो है सेक्शन 136। देखिए, ये सेक्शन डेरिवेटिव प्रिविलेज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और अगर आप जुडिशरी या एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 136 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके कोर प्रिंसिपल को डिकोड करेंगे, उसे समझेंगे। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 136 के इंट्रोडक्शन से। ये सेक्शन प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार की नींव को समझाता है, खासकर उस सिचुएशन में जब कोई डॉक्यूमेंट किसी तीसरे पर्सन के पास हो। देखिए, इस पूरे सेक्शन का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। विशेषाधिकार दस्तावेज के साथ चलता है, व्यक्ति के साथ नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड है, मतलब गोपनीय है, तो वो प्रिविलेज उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ चलता है, उस इंसान के साथ नहीं। मतलब वो डॉक्यूमेंट चाहे किसी के भी हाथ में हो, उसकी गोपनीयता का जो प्रोटेक्शन है वो एक कवच की तरह उसके साथ ही रहेगा। आप इनडायरेक्टली भी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए अब जरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखते हैं। ये कहता है कि किसी भी पर्सन को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल यानी मजबूर नहीं किया जा सकता जिसे पेश करने से उसका जो ओरिजिनल ओनर है वो लीगली रिफ्यूज कर सकता हो। और ये प्रोटेक्शन तब तक लागू रहता है जब तक कि वो ओरिजिनल ओनर खुद उसे पेश करने की कंसेंट ना दे दे। तो सिंपल शब्दों में कहें तो जो प्रोटेक्शन ओरिजिनल ओनर के पास है वही सेम प्रोटेक्शन उस व्यक्ति को भी मिल जाता है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। चलिए अब इसके कोर प्रिंसिपल को थोड़ा और डीपली समझते हैं। इस पार्ट में हम सेक्शन 136 को इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक डाउन करके समझेंगे। इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए 5 जरूरी कंडीशंस हैं। पहली, डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के पोजेशन में हो। दूसरी, वो डॉक्यूमेंट किसी और का हो जिसके पास प्रिविलेज है। तीसरी, उस ओरिजिनल ओनर को उसे प्रोड्यूस करने से रिफ्यूज करने का लीगल राइट हो। चौथी, ये प्रोटेक्शन उस व्यक्ति तक भी एक्सटेंड होगा जिसके पास डॉक्यूमेंट है। और हाँ, 5वीं है इसका एक्सेप्शन, अगर ओरिजिनल ओनर कंसेंट दे देता है तो डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा। इस फ्लो चार्ट से ये प्रोसेस और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए पर्सन ए के पास एक प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है। अब ए ने वो डॉक्यूमेंट बी को दे दिया। ऐसा करने से ए का प्रिविलेज खत्म नहीं होता, इसलिए पर्सन बी को भी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
इसी को हम डेरिवेटिव या एक्सटेंडेड प्रिविलेज कहते हैं, जहां प्रोटेक्शन एक पर्सन से दूसरे तक फ्लो करता है। अच्छा, थ्योरी तो हो गई, अब इसे प्रैक्टिस में देखते हैं। इस सेक्शन में हम सेक्शन 136 के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट केस लॉस को समझेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, एडवोकेट डॉक्यूमेंट्स। सोचिए, एक क्लाइंट अपने कॉन्फिडेंशियल फाइल अपने दोस्त को देता है, तो उस दोस्त को भी कोर्ट में वो फाइल प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मान लीजिए कंपनी का कोई प्रिविलेज्ड ईमेल किसी एम्प्लॉय के डिवाइस पर है, तो उस एम्प्लॉय को भी उसे पेश करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। तीसरा, बैंक रिकॉर्ड्स। अगर किसी कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बैंक के पास है, तो बैंक कस्टमर की कंसेंट के बिना उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब एक बहुत ही लैंडमार्क केस देखते हैं, MC वर्गीस v T J पोर्नान। ये केस कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस की प्रोटेक्शन को मजबूत करने में एक मील का पत्थर है। इस केस में मेन इश्यू ये था कि क्या कोई थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को रिवील कर सकती है। तो कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि ऐसे कम्युनिकेशन का प्रोटेक्शन बरकरार रहता है, चाहे वो किसी के भी पास हो। इस डिसीजन ने प्रिविलेज के प्रिंसिपल को और भी स्ट्रांग बना दिया। एक और इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल मोहनलाल चौकसी। ये केस कंपेल्ड प्रोडक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। इसमें सवाल ये था कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो उसे खुद ही फंसा दें। कोर्ट ने जबरदस्ती डॉक्यूमेंट पेश कराने के खिलाफ स्ट्रांग प्रोटेक्शन पर जोर दिया, जो डेरिवेटिव प्रिविलेज की स्पिरिट से बिल्कुल अलाइन करता है। चलिए अब सेक्शन 136 को एविडेंस एक्ट और दूसरे लीगल प्रिंसिपल्स के एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। एक फेमस लैटिन मैक्सिम है, नीमो टेनिटर से इप्सम अक्यूसारे। इसका मतलब है किसी को भी खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह मैक्सिम इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है कि किसी को सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, और यही स्पिरिट हमें सेक्शन 136 के प्रोटेक्शन में भी दिखाई देती है। एक और लीगल मैक्सिम है जो कहता है जो काम डायरेक्टली नहीं किया जा सकता उसे इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हैं कि ये मैक्सिम सेक्शन 136 की फिलोसॉफिकल बैकबोन है, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू प्रिविलेज को बाईपास करने से रोकता है। अब अगर एविडेंस एक्ट के दूसरे सेक्शंस से इसका रिलेशन देखें तो सेक्शन 132 एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज की बात करता है। सेक्शन 134 और 135 भी प्रिविलेज और विटनेसेस के प्रोटेक्शन से जुड़े हैं। सेक्शन 136 इन सभी प्रिविलेजेस के एक्सटेंशन की तरह काम करता है जब डॉक्यूमेंट किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। तो अब हम अपने फाइनल पार्ट पर आते हैं, जो है एग्जाम फोकस। यहां हम उन की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो जुडिशरी और APO एस्पिरेंट्स को जरूर याद रखने चाहिए। मेंस एग्जाम के लिए इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है। इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: कानून को बाईपास होने से रोकना, कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रिविलेज को थर्ड पार्टीज तक एक्सटेंड करना और एक फेयर ट्रायल इंश्योर करना। अब एक स्पेसिफिक एग्जाम टिप। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डेरिवेटिव प्रिविलेज किस सेक्शन में दिया गया है, और मेंस में आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें कोई थर्ड पर्सन प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होल्ड कर रहा हो। इस पूरे सेक्शन को याद रखने के लिए ये एक लाइन बेस्ट है, जो एक के हाथ में प्रिविलेज्ड है वो दूसरे के हाथ में भी प्रिविलेज्ड रहता है। आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं। 3 बातें याद रखनी हैं। पहला, सेक्शन नंबर जो है 136। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट को फॉलो करता है, पर्सन को नहीं। और तीसरा, एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस जो मेंस के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत हाई है। जुडिशरी, APO और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर ऐसे ही फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। देखिए, जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक साक्षी यानी एक विटनेस के अधिकारों और उसकी जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई कोर्ट किसी विटनेस को, मतलब गवाह को, कटघरे में ऐसा कुछ कहने के लिए मजबूर कर सकती है जिससे वो खुद ही किसी क्राइम में फंस जाए? कैसा हो सकता है? ये सवाल ये हमें कानून की एक बहुत बड़ी डिलेमा की तरफ ले जाता है। एक तरफ तो देखिए, कोर्ट की ड्यूटी है सच का पता लगाना, है ना, और सच के लिए तो हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा संविधान हर इंसान को एक अधिकार देता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कोई भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें? इसी दुविधा का हल है सेक्शन 132। तो फिर इस डिलेमा का लीगल सॉल्यूशन क्या है?
जवाब मिलता है हमें सेक्शन 132 में। ये सेक्शन एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही क्लियर रूल बनाता है। चलिए देखते हैं कि ये नियम आखिर है क्या। इस सेक्शन का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है इसका प्रोवाइजो। ये क्या कहता है? बहुत सिंपल भाषा में ये कहता है कि अगर किसी गवाह को कोई ऐसा जवाब देने के लिए मजबूर किया गया जिससे वो फंस सकता था, तो उस जवाब के बेसिस पर उस गवाह को ना तो अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही उस पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। ये है इसकी सबसे बड़ी बात। तो सेक्शन 132 को समझने का सबसे आसान तरीका है इसका 2-fold रूल याद रखना। पहला नियम क्या है? उत्तर देने की बाध्यता, माने कंपल्शन टू आंसर, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और दूसरा, अभियोजन से संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, आपको सुरक्षा भी मिलेगी। इसे याद रखने के लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कंपल्शन प्लस प्रोटेक्शन फॉर्मूला। सिंपल। चलिए अब ये जो कंपल्शन प्लस प्रोटेक्शन का फॉर्मूला है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखते हैं कि कोर्ट में प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। अच्छा, अब स्क्रीन पर जो टेबल है उस पर ध्यान दीजिए। ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। पहला पॉइंट, साक्षी को उत्तर देना होगा, मतलब विटनेस ये कह के मना नहीं कर सकता कि इस जवाब से मैं फंस जाऊंगा। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा, सवाल रेलेवेंट होना चाहिए। ये नियम सिर्फ मामले से जुड़े सुसंगत सवालों पर ही लागू होता है। तीसरा, कोर्ट विवश कर सकती है। हाँ, कोर्ट के पास पावर है कि वो जवाब देने के लिए कंपेल कर सकती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, संरक्षण या इम्यूनिटी। उस जवाब के आधार पर गवाह पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है। पांचवा पॉइंट, अगर गवाह झूठ बोलता है तो उसे पर्जरी यानी झूठी गवाही देने के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये प्रोटेक्शन झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं है, याद रखिएगा। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक चोरी का केस चल रहा है। एक गवाह कटघरे में आता है और गवाही देते देते ये मान लेता है कि हाँ, चोरी का सामान छिपाने में मैंने भी चोर की मदद की थी। अब क्या होगा? क्या पुलिस उसे वहीं से पकड़ लेगी? नहीं। सेक्शन 132 के तहत सिर्फ इस बयान के आधार पर उस गवाह पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। अब इस सेक्शन का एक बहुत गहरा कनेक्शन है हमारे संविधान के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई लैंडमार्क केसेस में इसको इंटरप्रेट किया है। चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। ये जो फर्क है ना विटनेस और अक्यूज के बीच, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है। देखिए, एक अक्यूज्ड यानी जो मुल्जिम है, उसे संविधान के आर्टिकल 20(3) के तहत राइट टू साइलेंस यानी चुप रहने का एब्सोल्यूट अधिकार है। वो चाहे तो एक शब्द ना बोले। लेकिन एक विटनेस, जैसा कि सेक्शन 132 कहता है, वो जवाब देने के लिए मजबूर है, पर बदले में उसे इम्यूनिटी मिलती है। तो इसे ऐसे याद रखिए, अक्यूज्ड का अधिकार है एब्सोल्यूट और विटनेस का अधिकार है क्वालिफाइड। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अधिकार पर जो सबसे लैंडमार्क जजमेंट्स में से एक माना जाता है वो है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दाने का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये अधिकार एक अक्यूज्ड के लिए अलग तरह से काम करता है और एक विटनेस के लिए अलग तरह से। और इसी बात ने सेक्शन 132 के प्रिंसिपल को और भी ज्यादा मजबूती दी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत पुरानी लैटिन लीगल मैक्सिम पर आधारित है, नेमो टेनेचियर से इप्सम एक्यूजारे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो फिर सेक्शन 132 क्या है? सेक्शन 132 इस जनरल रूल का एक स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशन है, एक बदलाव है। ये आपको जवाब देने के लिए कंपेल तो करता है, लेकिन बदले में इम्यूनिटी का तोहफा भी देता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम फोकस। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के नजरिए से आपको इस सेक्शन से क्या क्या याद रखना है? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो सीधा सीधा सेक्शन नंबर और इसका प्रोवाइजो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट सवाल आएगा। मेंस की बात करें तो विटनेस और अक्यूज के अधिकारों के बीच अंतर पे एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दो चीजें कभी मत भूलिएगा, पहला कंपल्शन प्लस प्रोटेक्शन का फॉर्मूला और दूसरा पर्जरी वाला एक्सेप्शन। चलिए जाते जाते क्विक रिवीजन हो जाए। बस 3-4 बातें दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, सेक्शन 132। दूसरा, कोर कॉन्सेप्ट, जवाब देना पड़ेगा पर प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तीसरा, लैंडमार्क केस नंदिनी सतपथी। और चौथा, एक्सेप्शन, झूठी गवाही दी तो प्रोसिक्यूशन होगा। तो आखिर में हम इस सेक्शन की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समझ सकते हैं। कानून सच की मांग करता है, लेकिन साथ ही संरक्षण भी देता है।
ये जस्टिस और इंडिविजुअल राइट्स के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। जुडिशरी, एपीओ और कानून से जुड़ी परीक्षाओं के लिए ऐसी ही और जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। सेक्शन 138 को समझने वाले हैं। ये सेक्शन अकॉम्प्लिस यानी कि सह अपराधी की गवाही से जुड़ा हुआ है। और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अकम्प्लिश कौन होता है और वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस कैसे बन जाता है। फिर सेक्शन 138 के जो जरूरी हिस्से हैं उन्हें डिकोड करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे करॉबोरेशन के बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल पर और देखेंगे कि कोर्ट्स इतना कॉशियस क्यों रहती हैं। हम कुछ लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजंस को भी देखेंगे और आखिर में आईईए से बीएसए में क्या बदलाव आया है और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, अकम्प्लीज यानी एक सह अपराधी, एक कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पर। अब ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में एक बड़ा लीगल डायलेमा, एक बड़ी कानूनी दुविधा खड़ी करता है। और वो दुविधा ये है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो खुद एक क्राइम में शामिल है अपने ही पार्टनर इन क्राइम के खिलाफ गवाह बन सकता है? क्या उसकी गवाही मानी जाएगी? हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है? चलिए इसका जवाब सीधा लॉ की किताब से ही देखते हैं। तो सेक्शन 138 साफ साफ ये कहता है कि एक अकम्प्लिस यानी सह अपराधी अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, और अगर सजा सिर्फ अकम्प्लिश के बिना पुष्टि वाली गवाही पर भी दी जाती है तो वो इल्लीगल नहीं मानी जाएगी। अब ये जो लीगल लैंग्वेज है हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, तो चलिए इसे एकदम आसान शब्दों में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अकम्प्लिश होता कौन है। देखिए, अकम्प्लिश वो इंसान है जो या तो जुर्म करने में डायरेक्टली हिस्सा लेता है या फिर जुर्म करने में किसी तरह की मदद करता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफेंडर मतलब मेन क्रिमिनल, अबेटर यानी उकसाने वाला और कंस्पिरेटर यानी साजिश करने वाला, ये सब के सब शामिल होते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पर। यहां हम सेक्शन 138 के जो एसेंशियल लीगल कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस सेक्शन में लिखे हर एक शब्द का लीगल मीनिंग क्या है। जरा इस टेबल को देखिए। यहां हमने सेक्शन 138 को 4 मेन कीवर्ड्स में ब्रेक किया है। एक एक करके समझते हैं। पहला है कॉम्पिटेंसी। इसका मतलब है कि अकॉम्प्लिस गवाही देने के लिए पूरी तरह कॉम्पिटेंट है। दूसरा है एडमिसिबिलिटी, यानी उसकी गवाही कोर्ट में एडमिसिबल है, उसे सुना जाएगा। तीसरा कन्विक्शन, मतलब सिर्फ उसकी गवाही के बेस पर भी सजा दी जा सकती है और वो इल्लीगल नहीं होगी। और चौथा और सबसे जरूरी कीवर्ड है कोरॉबरेशन। ये एक जुडिशियल प्रैक्टिस है और सच कहूं तो सारा खेल इसी पॉइंट का है। और यहीं से हम अपने तीसरे और सबसे क्रूशल पार्ट पर आते हैं, द प्रूडेंस ऑफ कोरॉबरेशन, मतलब पुष्टि करने का विवेकपूर्ण नियम। अब हम ये समझेंगे कि आखिर कोर्ट्स एक अकॉम्प्लिस की गवाही को लेकर इतना कॉशियस, इतना सतर्क रवैया क्यों अपनाती हैं। यहां पर ना 2 रूल्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, जो ये कहता है कि हां, सिर्फ कंप्लिस की गवाही पर सजा हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ है रूल ऑफ प्रूडेंस, यानी विवेक का नियम। ये वो नियम है जिसे कोर्ट्स असल प्रैक्टिस में फॉलो करती हैं, और ये नियम कहता है कि कोर्ट को एक सेफ्टी चेक के तौर पर इंडिपेंडेंट कोरॉबरेशन, मतलब किसी और स्वतंत्र सबूत से पुष्टि की मांग करनी चाहिए ताकि किसी बेगुनाह को फंसाया ना जा सके। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक चोरी का केस है। उसमें से एक चोर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और अपने बाकी साथियों के खिलाफ गवाही भी दे देता है। अब कानूनन तो कोर्ट उसकी गवाही को मानेगी, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस को फॉलो करते हुए कोर्ट दूसरे चोरों को सजा देने से पहले कोई और इंडिपेंडेंट एविडेंस जरूर देखेगी, जैसे कि क्या उन लोगों के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। तो ये जो कोरॉबरेशन या पुष्टि है, ये कैसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि कोई भी सबूत चल जाएगा। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, ये सबूत किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से आना चाहिए। दूसरा, ये क्राइम के मटेरियल पर्टिकुलर्स यानी खास जानकारी से जुड़ा होना चाहिए। और सबसे जरूरी तीसरा, ये सबूत अक्यूज्ड को सीधे सीधे उस क्राइम से कनेक्ट करना चाहिए। अब चलते हैं हमारे चौथे पार्ट की तरफ। यहां हम कुछ लैंडमार्क जुडिशियल प्रेसिडेंट्स यानी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसलों पर नजर डालेंगे, जिन्होंने इस रूल ऑफ प्रूडेंस को और मजबूती से एस्टैब्लिश किया है। इस मामले में एक लैंडमार्क केस है जिसका नाम है रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सवाल यही था कि क्या कोरॉबोरेशन कानून का कोई मैंडेटरी रूल है, मतलब क्या ये जरूरी ही है?
तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि नहीं, कोलैबोरेशन कानून का कोई रिजिड रूल नहीं है, बल्कि ये रूल ऑफ प्रूडेंस है। मतलब ये अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। इसी प्रिंसिपल को हम एक लीगल मैक्सिम से भी समझ सकते हैं। ये कहावत है कि एविडेंस मस्ट बी वेड नॉट काउंटेड, मतलब सबूतों को तोला जाना चाहिए, गिना नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कितने गवाह हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो सबूत है वो कितना दमदार और भरोसेमंद है। एक अकम्प्लिस की गवाही भले ही अकेली हो, लेकिन अगर वो भरोसे के लायक नहीं है तो कोर्ट उस पर यकीन नहीं करेगी। ओके, अब हम आते हैं अपने 5वें पार्ट पर, फ्रॉम IEA टू BSA। जैसा कि हम सब जानते हैं, नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रोविजन की अब नए लॉ में क्या जगह है। तो जो प्रोविजन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 138 में था, वो अब आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 117 में मिलेगा। एक बात साफ है, प्रिंसिपल बिल्कुल वही है, लेकिन एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये नया सेक्शन नंबर याद रखना बेहद जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम फोकस एंड रैपिड रिविजन। यहां हम वो की टेकअवेज देखेंगे जो आपको जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रट लेने हैं। तो एग्जाम के लिए एक खास टिप, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि अकम्प्लिस की गवाही किस सेक्शन के तहत एडमिसिबल है। लेकिन मेंस में आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें आपकी रूल ऑफ प्रूडेंस की समझ को टेस्ट किया जाएगा। अगर इस पूरे सेक्शन को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, अकम्प्लिस एविडेंस इज एडमिसिबल बट अनसेफ अनलेस कोरॉबोरेटेड। मतलब सह अपराधी का साक्ष्य स्वीकार्य तो है, लेकिन बिना पुष्टि के वो असुरक्षित है। बस ये एक लाइन इस पूरे प्रिंसिपल का सार है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 3 बातें हैं जो दिमाग में बिठा लेनी है। पहला, सेक्शन नंबर IEA में 138 और अब BSA में 117। दूसरा, कोर कॉन्सेप्ट, अकम्प्लिश एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस के तहत उसकी गवाही को कोरॉबोरेट करना जरूरी है। और तीसरा, एग्जाम इंपॉर्टेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है। जुडिशरी, APO और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस करने वाले ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सेक्शन 139 को समझने वाले हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा। हम इन 6 पॉइंट्स के जरिए इस सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। हम समझेंगे कि ये जो छोटा सा सेक्शन है, ये कोर्ट में गवाहों की गवाही के लिए एक बुनियाद, एक फाउंडेशन कैसे तैयार करता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये है सेक्शन 139 हिस्सा, और ये आता है चैप्टर 9 के अंदर, जो कि विटनेस यानी साक्षियों के बारे में है। एक बात याद रखिएगा, जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो बेयर एक्ट की भाषा कई बार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना? तो चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी फैक्ट को, किसी भी बात को साबित करने के लिए कानून ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपके पास 2, 4 या 10 मतलब कोई एक फिक्स्ड नंबर में गवाह होने ही चाहिए। तो जब हमने ये जान लिया कि कानून क्या कहता है, तो अब जरा इसके पीछे के सिद्धांत को भी समझ लेते हैं। और वो सिद्धांत है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता मायने रखती है। ये लाइन इस पूरे सेक्शन का सार है। सबूतों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता। मतलब कोर्ट इस बात पे फोकस करता है कि गवाही कितनी सच्ची है, कितनी भरोसेमंद है, न कि इस बात पर कि कितने लोग एक ही कहानी सुना रहे हैं। तो आइए इस प्रिंसिपल को 4 आसान पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, गवाहों की कोई मिनिमम संख्या जरूरी नहीं है। दूसरा, हमेशा क्वालिटी को क्वांटिटी पर तरजीह दी जाएगी। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि अगर एक गवाह भी भरोसेमंद है तो उसकी गवाही सजा सुनाने के लिए काफी हो सकती है। और चौथा, सबूत पर्याप्त हैं या नहीं, ये तय करने का पूरा अधिकार कोर्ट का है। थियरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में कोर्ट्स में ये कैसे अप्लाई होता है? चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से समझते हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए।
कोर्ट में एक तरफ एक ऐसा आई विटनेस है जिसकी गवाही बिल्कुल साफ, सच्ची और कंसिस्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ 5 गवाह हैं, पर सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, उनके बयानों में विरोधाभास है। तो आप ही सोचिए, कोर्ट किसकी बात मानेगा? जाहिर है उस एक भरोसेमंद गवाह की। बस यही है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब आते हैं एक बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ पर, एक ऐसा केस जिसने सेक्शन 139 को देखने का नजरिया ही बदल दिया। केस का नाम है वडीवेलु थेवर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए ये केस समझना बेहद जरूरी है। तो इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। पहली कैटेगरी है पूरी तरह से भरोसेमंद गवाह की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इनकी गवाही के आधार पर भी सजा हो सकती है। दूसरी कैटेगरी है पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाहों की। इनकी गवाही को तो सीधे सीधे रिजेक्ट कर देना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी है पार्टली रिलायबल, यानी आंशिक रूप से भरोसेमंद गवाहों की। इनकी गवाही को कंफर्म करने के लिए दूसरे सपोर्टिंग एविडेंस की जरूरत पड़ती है। अब हम उस लीगल मैक्सिम यानी कानूनी कहावत पर आते हैं जिसमें सेक्शन 139 का पूरा दर्शन, पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है। ये लैटिन मैक्सिम है टेस्टिमोनिया पोंडेरेंडा सुंट नॉन नुमेरांडा, और इसका सीधा सा मतलब वही है जो हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि सबूतों को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं। ये मैक्सिम हमें वापस उसी कोर आइडिया पर ले आता है कि क्वालिटी ही सब कुछ है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, खास तौर पर एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। हम देखेंगे कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें इस प्रोविजन की क्या जगह है और एग्जाम के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। ये एक बहुत ही जरूरी अपडेट है, इसे जरूर याद रखिएगा। जो सिद्धांत पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 139 में था, वो अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 103 में डाल दिया गया है। आने वाले एग्जाम्स के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। यहाँ एक सवाल उठता है और ये अक्सर कंफ्यूज भी करता है कि क्या सेक्शन 139 में किसी तरह की सजा का भी प्रावधान है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 139 एक रूल ऑफ एविडेंस है, एक प्रोसीजरल नियम है। ये कोर्ट को रास्ता दिखाता है कि सबूत को कैसे परखना है। ये अपने आप में कोई अपराध या सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है और इसीलिए इसमें कोई सजा नहीं है। चलिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। प्रीलिम्स में सीधा सवाल बन सकता है, या तो सेक्शन नंबर पूछ लेंगे या फिर इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो पूछ लिया जाएगा। अब आते हैं मेंस पर। मेंस में आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही गवाह है, या फिर एविडेंस इज वेड नॉट काउंटेड, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। और हाँ, इंटरव्यू में तो वडीवेलु थेवर केस और उसकी क्लासिफिकेशन पर सवाल बनना लगभग तय है। बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने डिस्कशन के आखिर में हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो इस पूरी चर्चा से 3 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, सेक्शन 139। दूसरी, इसका मूल सिद्धांत यानी गुणवत्ता हमेशा संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरी, इससे जुड़ा हुआ सबसे जरूरी केस लॉ वडीवेलु थेवर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही लीगल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए गंगा एजुकेशन के साथ बने रहिए। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।